ओके, जो पूरा 6th यूनिट है उसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या है उसमें, क्या क्या आपको कवर करना है. एंड एज सुन एज वी विल कंप्लीट दिस वन, टुमारो आई विल बी टेकिंग, कल तो नहीं, कल ऑन मंडे, मंडे छुट्टी रहेगी, है ना. तो ट्यूसडे, और अगर ट्यूसडे को शायद हम लोगों के इलेक्शन है और ट्यूसडे को छुट्टी रही तो वेडनेसडे के दिन, बट यू कंसीडर दैट ऑन द ट्यूसडे यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन द 6th यूनिट. ओके, सो 4th यूनिट विल बी स्टार्टिंग अप. 4th यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अपन ये गूगल फॉर्म के टर्म्स में ही क्लास टेस्ट लेंगे. और ऑब्वियसली फिर अगर आपकी एग्जाम ऑफलाइन होती है तो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, और अगर ऑफलाइन नहीं होती है तो गेट के आंसर्स या फिर ऑनलाइन जो एग्जाम होती है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इजंट इट. सो वी विल बी टेकिंग अ क्लास टेस्ट ऑन 6th यूनिट in which numericals will also be included and very short time will be given to you. बहुत कम टाइम रहेगा, क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, सो दैट यू विल नॉट गेट द टाइम, आपको टाइम नहीं मिलेगा. और एंड एट द सेम मोमेंट व्हेन आई विल स्टार्ट माय क्लास, एट दैट मोमेंट आई विल गिव द लिंक, ओके, ऑन द ये चैट बॉक्स पे मैं लिंक दूंगी आपको. एंड विद इन 15 minutes or 20 minutes you have to solve down that one so that no one will be able to do the कॉपी नहीं कर पाओगे आप लोग, चीटिंग नहीं कर पाओगे आप लोग, isn't it? So we will be taking the class test on complete 6th unit on Tuesday. Anyone, do you have any problem regarding this? And after the class test we will be starting up our theory. हमेशा थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपन लोग पूरे 6 यूनिट्स का लेंगे, and every day we will try to take down a class test in the Google form. Okay, तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा. न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन लोग. किसी को कुछ पूछना है इस मामले में? ओके है, मैसेज बॉक्स है ना रे, ओके है नहीं है, मैम इज आस्किंग यू समथिंग, एटलीस्ट यू कैन राइट डाउन देयर. ओके, समझ में आया है या नहीं? ओके है, चलो ठीक है समीर, इज ठीक है. सो ऑन द ट्यूसडे विच यूनिट विल बी टेकिंग अप, दैट रिसेंट यूनिट. ओके चैताली, रोहिणी, नीना, गुड. तो ऑन द ट्यूसडे विल बी टेकिंग कंप्लीट 6th यूनिट, एंड आफ्टर दैट फिर हम पूरा का पूरा यूनिट नहीं लिया करेंगे, हम छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, क्योंकि अभी अभी पढ़े हो तो 6th यूनिट आपको आता है, इसीलिए कंप्लीट यूनिट हम ले सकते हैं क्लास टेस्ट के लिए. पर जैसे ही हम लोग उसके बाद की जो टेस्ट लेंगे, ओके, वो हम छोटे छोटे टॉपिक पे लेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू कवर अप दैट, एंड वी विल स्टार्ट अप अवर लेक्चर एवरी डे. एंड दैट इज, आई थिंक आपके सारे ही सब्जेक्ट्स में 6 यूनिट्स हो गए हैं ना? क्यों समीर, अनवय? यस मैम। तो सब यस मैम। जगह रिवीजन चल रहा है? हाँ मैम। तो बस अपना ही एक सब्जेक्ट है जिसको अपन ने थोड़ा स्लो रखा हुआ है. सारी चीजें अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि पता था ये एक्सटेंड होगा. फैक्ट्स में 6th यूनिट चल रहा है. ओके, ठीक है ना. तो अपना ये 6th यूनिट खत्म हुआ है और अपन 4th यूनिट को रिवाइज भी कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पोर्शन है वो कवर भी कर ले रहे हैं, और साइमल्टेनियसली रिवीजन वी विल बी स्टार्टिंग अप. तो रिवीजन अपन लोग कैसे लेंगे? क्लास टेस्ट के टर्म्स में, और उस वक्त फिर आप आपके डाउट्स डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. चलो लास्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देते हैं. इसमें दो ही टॉपिक बचे हैं. वन इज zigzag transformer and second one is problems of subsynchronous resonance. Okay, problems of subsynchronous resonance and one is zigzag transformer. और लास्ट डे जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स दिखाए थे, इसके इस क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत ज्यादा बार ये जिगजैग ट्रांसफॉर्मर ऐसा इन्होंने पूछा हुआ है ना. इसीलिए अगर आप लोग ये एक टॉपिक जो जिगजैग ट्रांसफॉर्मर का जो टॉपिक है वो कवर करते हो, दैट विल बी गुड फॉर यू. क्योंकि वही हमने अगर जितने भी बार देखा हुआ है कि बहुत बार इस चीज को अपन ने पूछा हुआ है, और उसको आप लोगों को खुद से होके या तो क्या बोल सकते हैं उसको, कवर कंपल्सरीली इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कंपल्सरीली कवर करना ही है ना. तो चलो ठीक है,
एक हाथ क्वेश्चन पेपर देख देते हैं कि होता है क्या उसमें हम लोगों को ये जिगजैग ट्रांसफार्मर दिखता है, या एक या दो बार ही ये एक जो दूसरा टॉपिक बचा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ सब सिंक्रोनस रेजोनेंस, ये भी पूछा गया है, इजंट इट? हाँ, देखो, डिस्कस द मेथड ऑफ ग्राउंडिंग, यानी ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग का ही टॉपिक है ना। डिस्कस द मेथड ऑफ ग्राउंडिंग यूजिंग zigzag ट्रांसफॉर्मर, मतलब देखो मैम ने सडनली एक कोई सा तो भी पेपर ओपन किया, उसमें भी आपको zigzag ट्रांसफॉर्मर दिखा, आर्किंग ग्राउंड दिखा है, न्यूट्रल, व्हाट इज द नीड ऑफ, मतलब आज के दिन अगर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने देते हैं तो आपको ये 11th क्वेश्चन कंप्लीटली आ जाएगा आफ्टर लर्निंग दैट zigzag ट्रांसफॉर्मर, इजंट इट? तो समर 19 में आया है क्या, देख लेते हैं, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। मजे की बात ऐसी है कि हाँ है ही, देखो सब सिंक्रोनस रेजोनेंस जिगजैग ट्रांसफॉर्मर, 6 मार्क्स का, मतलब 3-3 मार्क्स का आपका सिंपल सा आएगा। एक डायग्राम ड्रॉ करना मस्ट है सब सिंक्रोनस रेजोनेंस में, आपको डेरिवेशन नहीं, उसके इक्वेशन लिखना जरूरी है। ओके, दो पेपर्स दिखे, दोनों ही पेपर्स में आपको जिगजैग ट्रांसफॉर्मर दिखा ही हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जिगजैग ट्रांसफॉर्मर लिखना अच्छा लगता होगा। लो देखो, जिगजैग ट्रांसफॉर्मर है ना। तीसरा पेपर देखा, तीसरे में भी आर्किंग ग्राउंड दिख रहा है आपको, नेसेसिटी ऑफ कंपनसेशन इन पावर सिस्टम, यानी ये दो क्वेश्चन देख रहे हो बेटा आप लोग, ये कंपल्सरीली ये क्वेश्चन पेपर्स में आ ही रहे हैं, यानी सड जो टॉपिक अभी अपन करेंगे जैसे जैसे उसको लिखेंगे एज इट इज यू शुड ट्राई टू राइट डाउन। ओके, सी प्रॉब्लम्स ऑफ सबसिंक्रोनस रेजोनेंस एंड जिगजैग ट्रांसफॉर्मर, वही 3-3 मार्क्स का है, मींस डायग्राम along with that some write up portion you need. okay, मेथड ऑफ ग्राउंडिंग है ना, ये ग्राउंडिंग करना पड़ता है ना। तो व्हाट इज द नीड ऑफ ग्राउंडिंग यू लर्न, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये पुराना पेपर है, शायद ये 10 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स का नहीं, 10 क्वेश्चन वाला पेपर है। हाँ, 10 क्वेश्चंस वाला पेपर है, इसमें ये लास्ट, क्योंकि इस टाइम पे ये जब 10 क्वेश्चंस हुआ करते थे तब ये कंपेंसेशन वाला टॉपिक नहीं इंक्लूड किया था। लास्ट वाला यूनिट जो था इकोनॉमिक लोड डिस्पैच था 2016 में, उसके बाद में इंक्लूड करा गया है इस टॉपिक को। ओके, सो इतना सारे पेपर्स देखने, मतलब हर ही पेपर में तो दिख रहा है आपको, हर एक पेपर में, बस 2016 में वो था ही नहीं तो उस वक्त जरूर नहीं पूछा गया था, अदरवाइज मैक्सिमम सारे ही पेपर में आपको ये दिख रहा है, इस पेपर में बस नहीं है, ठीक है ना। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग अप विद दैट वन। हमने क्या बोला था कि zigzag ट्रांसफॉर्मर दैट इज अ मेथड ऑफ ग्राउंडिंग, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग किस लिए करते हैं, क्यों हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। नीड ऑफ ग्राउंडिंग, जो अच्छा नोट्स शेयर किए हैं क्या समीर, समीर जो एक पीडीएफ है वो यस मैम। शेयर करिए क्या, ग्राउंडिंग वाली, नीड ऑफ ग्राउंडिंग, जो मैंने मेरे हैंडराइटिंग में एक्सप्लेन करा है उसको, शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने शेयर करा हुआ है, और नहीं करा होगा तो मुझे मैसेज कर देना, अभी आज मैं उसको शेयर कर दूंगी। ओके, तो नीड यस ऑफ मैम। ग्राउंडिंग में, हाँ, आर्किंग ग्राउंड वाला पढ़ा था, आर्किंग ग्राउंड हम लोगों ने पढ़ा था, याद है आपको? ओके, तो अब क्लास टेस्ट रहेगी आपकी, तो उस वक्त एक बार ये जरूर ध्यान देना इसको, नीड ऑफ ग्राउंडिंग में। ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ ग्राउंडिंग, ये आप लोगों को एक बार लर्न करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप लोगों को उसी में, ग्राउंडिंग इज एसेंशियल बिकॉज जो चार्जिंग करंट है, चार्जिंग करंट जो है जब फॉल्ट होता है तो वो वाइंडिंग्स में फ्लो होता है, और चार्जिंग करंट, हाउ मच टाइम चार्जिंग करंट इज, ओके, हाँ, ये बताओ, एट द टाइम ऑफ फॉल्ट how much is the amount of charging current if neutral grounding is absent? One question I am asking you. Okay, if neutral grounding, suddenly you have to answer up in the chat box. If neutral grounding is absent, there is no neutral grounding, and there is a LG fault on one of the lines, how much amount of charging current will flow through the healthy windings? जल्दी आंसर लिखो। वेरी गुड निनाद, निनाद ने सडनली टाइप करा, वेरी नाइस। 3 times आई सी, इसलिए मैंने बोला भी था अभी एक्सप्लेन करने से पहले, सब मैंने बोला भी था, एंड सो फास्ट, वेरी नाइस अनवय निनाद, वेरी नाइस। 3 times आई सी, मतलब जितना पहले आईसी फ्लो होता है उसका 3 times करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज अ इश्यू।
और इतना ज्यादा करंट अगर हेल्दी वाइंडिंग्स में से फ्लो हुआ तो दैट में ब्रेक व्हाट इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग्स एज वेल एज दैट में डैमेज द वाइंडिंग्स आल्सो। ओके, और फिर अगर ऐसा है तो हमको उसको प्रोटेक्शन अगर प्रोवाइड करना है तो वी शुड डाइवर्ट दैट चार्जिंग करंट, इजंट इट? उस चार्जिंग करंट को अपने को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो चार्जिंग करंट को अगर अपन डाइवर्ट करते हैं तो जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। न्यूट्रल को जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दो तो फिर वो हेल्दी वाइंडिंग्स में से नहीं जाएगा। वो कहां से जाएगा? दैट विल गो थ्रू दैट न्यूट्रल, सॉलिडली कनेक्टेड न्यूट्रल, जो अर्थिंग प्रोवाइड किया हुआ है, जो कनेक्शन उस न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में प्रोवाइड करा है, उसके बीच में वो कनेक्शन प्रोवाइड होगा, वहां से वो करंट फ्लो होगा। अब ये है दैट इज अ नीड ऑफ ग्राउंडिंग। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग बोले हुए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राउंडिंग हमने बोला? एक तो रेजिस्टेंस सॉलिडली कनेक्टेड, है ना, सॉलिडली कनेक्टेड ग्राउंडिंग। उसके बाद में क्या था? रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग था, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग था। फिर रेजोन वोल्ट, फिर उसके बाद में क्या? पीटरसन कॉइल था, है ना। इसी तरह से एक और मेथड होती है दैट इज नथिंग बट व्हाट? जिगजैग ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग, जिगजैग ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज जिगजैग ट्रांसफॉर्मर। अब जिगजैग ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग ऐसा ही नाम क्यों है? क्योंकि उसका कनेक्शन उस तरह से। ओके, दिस इज अ डायग्राम। ये जिगजैग ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग वहां पे प्रोवाइड किया जाता है अगर न्यूट्रल पॉइंट जो है ना, अगर न्यूट्रल पॉइंट नहीं है अवेलेबल। कहाँ न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं रहेगा? कॉमन सेंस की बात है। ऐसा कौन सा टाइप का कनेक्शन होगा जहां न्यूट्रल नहीं मिल रहा है आपको? न्यूट्रल पॉइंट है तो आप उसको कनेक्ट कर दोगे ना ग्राउंड से। न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं है अगर पावर सिस्टम में, तो एलजी फॉल्ट नहीं रहेगा क्या? एलजी फॉल्ट तो हमेशा रहेगा। आपका, आपके जो थ्री फेज सर्किटरी है, ट्रांसमिशन लाइन के जो कंपोनेंट्स है, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर अगर है और ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट आ जाता है, ट्रांसफॉर्मर के लाइंस में अगर फॉल्ट आ जाता है, तो इन ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग्स में से थ्री टाइम्स आईसी नहीं फ्लो होगा क्या? होगा, जरूर होगा। पर न्यूट्रल ही नहीं है उसमें। ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि जिसमें न्यूट्रल नहीं रहेगा? तो ये क्वेश्चन पूछने ही चाहिए मैंने। अब पूछा है तो जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ न्यूट्रल नहीं कनेक्टेड होगा? ऑब्वियसली डेल्टा, है ना। डेल्टा कनेक्शन, अगर डेल्टा कनेक्शन है तो ऐसी जगह पे कॉमन सी बात है, क्विक आंसर देते हैं निनाद अन्वय अगर, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लायबल हो, लायक होते जा रहे हो। क्विक आंसर आना चाहिए हमको एट ग्लांस। ओके, सो बस बार्स भी ऐसे रहते हैं, बस बार्स कनेक्शन में भी न्यूट्रल नहीं होते हैं, है ना। बहुत बार बस बार जो लगे हुए हैं वो क्या इनकमिंग कनेक्शन है और आउटगोइंग कनेक्शन है, तो वहां पे न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो डेल्टा कनेक्शन, बस बार कनेक्शन, ऐसी जगह पे क्या होता है? न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट, है ना। So if neutral point is required, which is not available, example like in delta connection or busbar point, a zigzag transformer is used. आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइन है, ये थ्री फेज लाइन है। रुको एक मिनट, हाँ, दिस इज अ थ्री फेज लाइन, इजंट इट? ये थ्री फेज लाइन है जिसमें ये जो असेंबली दिख रही है पूरी, जो IF/3 करंट कैरी कर रहा है, ये आपका जिगजैग ट्रांसफॉर्मर है ना। इसका कनेक्शन कैसे दिख रहा है? जिगजैग ट्रांसफॉर्मर, जिगजैग की तरह से इसका कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं? सो इफ दिस वन, ये डेल्टा में कनेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट कनेक्ट हो गया है दूसरे वाइंडिंग के स्टार्टिंग में, फिर उसका फिनिशिंग एंड उसके नेक्स्ट वाइंडिंग के स्टार्टिंग में, फिर उसका फिनिशिंग एंड नेक्स्ट साइड के टर्मिनेटिंग एंड में। तो दिस असेंबली, दिस ट्रांसमिशन लाइन, इसमें ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर का हो सकता है सेकेंडरी साइड है, उस सेकेंडरी साइड में डेल्टा कनेक्शन है। अब इस डेल्टा कनेक्शन को बचाना है, डेल्टा कनेक्शन को इन फॉल्ट से बचाना है, उसको अर्थिंग प्रोवाइड करना है, उसको अर्थिंग प्रोवाइड करना है, तो फिर ऐसी जगह पे जिगजैग ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। अब ये आप लिखोगे, ओके, इफ न्यूट्रल पॉइंट इज रिक्वायर्ड, ओके, in the systems like delta connection system where the delta connection is available or bus bar points are available, zigzag transformer is used. That is the first point you have to write in the exam.
फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इस जिगजैग ट्रांसफॉर्मर, यानी ये भी एक ट्रांसफॉर्मर ही है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मर ही है जो आप ग्राउंडिंग के लिए यूज करते हो। ओके, इस जिगजैग ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंडिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, पर इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती। इसमें देखो एक ही वाइंडिंग है, हाँ, ये यहाँ पे ग्राउंडिंग है, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट से यहां से एक फेज गया है, और यही फेज आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, isn't it? And that is connected to first line। और देखो मजे की बात, ये वाइंडिंग्स दो पार्ट में डिफरेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स है। ये तीन फेजेस है जिगजैग ट्रांसफॉर्मर के। फर्स्ट फेज आप देख सकते हो, इसको ऐसे माउंट किया है कि इसमें से जो करंट फ्लो होगा ना, इसमें से जो करंट, अगर यहाँ यहाँ एक फेज पे फॉल्ट हो गया आईएफ, ओके, फॉल्ट करंट आईएफ है, वो फॉल्ट करंट यहाँ से न्यूट्रल से होते हुए रिटर्न पाथ मिलेगा उसको इस जिगजैग ट्रांसफॉर्मर से, इस जिगजैग ट्रांसफॉर्मर से उसको पाथ मिलेगा, तो इस जिगजैग ट्रांसफॉर्मर से इसको पाथ मिलेगा। तो फिर कैसे पाथ मिलेगा, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये IF/3 मतलब इस जिगजैग ट्रांसफॉर्मर में 3 वाइंडिंग्स में वो IF/3 करके डिवाइड हो गया। अब ये IF/3 जिगजैग ट्रांसफॉर्मर की जो हर एक वाइंडिंग आपको दिख रही है, जैसे ये पहली वाइंडिंग, इसको, इसके दो पार्ट्स जो है, उन दो पार्ट्स को एग्जैक्टली एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंड किया जाता है। ओके, ईच लिम्ब ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 2 आइडेंटिकल वाइंडिंग्स। हर एक जो पार्ट होता है, हाँ समीर आ रहा सुनाई? यस मैम। हाँ ठीक है ना, ओके। जब भी दो कनेक्शंस, पता है ना आप लोगों को, हम लोग एक मोबाइल से स्टार्ट रहते हैं और एक लैपटॉप पे शुरू रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल से सडनली अगर कोई कॉल वॉल आ जाए तो ये हम लोग आउट ऑफ द कनेक्शन चले जाते हैं ना। उस वक्त मैसेज बॉक्स में टाइप करा करो कि मैडम, सर, मैम, जो भी है सुनाई नहीं दे रहा है करके, तो हम लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो हम अपने फ्लो में बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि चलो बात हो रही है, isn't it? चलो ठीक है, यानी क्या बोला जा रहा है कि ईच लिम्ब, यहाँ पे देख रहे हो हर एक जो लिम्ब है ट्रांसफॉर्मर का, उसमें दो पार्ट्स है, 2 वाइंडिंग्स है। ओके, 2 वाइंडिंग्स है, एंड दे आर वाउंड डिफरेंशियली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे से वाउंड है। ओके, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में वाउंड रहेगा, उसका क्या फायदा रहेगा, यानी जब भी इसमें से IF/3 फ्लो होगा ना, जब भी IF/3 फ्लो होगा तो जो फ्लक्स डेवलप होगा वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो फ्लक्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए जो रिएक्टेंस होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड, जो इम्पीडेंस होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड, isn't it? So at the normal working, जब नॉर्मल वर्किंग रहता है ना तब ये हेल्पफुल रहता है। जब नॉर्मल वर्किंग रहेगा तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से जो रिएक्टेंस वैल्यू है वो एक दूसरे को कैंसल कर देती है। ओके, और लॉसेस नहीं आएंगे। सो क्या बोला है, ईच limb of the transformer has 2 identical windings wound differentially such that under normal condition the total flux in each limb is very small, negligibly very small, बहुत कम है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ, इसलिए क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो बहुत कम मैग्नेटाइजिंग करंट लेता है, यानी लॉसेस नहीं होंगे, है ना। ये एक इसका एडवांटेज है। और बाकी तो ठीक है, न्यूट्रल प्रोवाइड करा है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग यहाँ पे आपने प्रोवाइड करी हुई है, इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने वाउंड करा हुआ है, तो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द फॉल्ट करंट। ओके, so this diagram is important। और रेजिस्टेंस सॉलिडली कनेक्टेड ग्राउंडिंग के जगह पे यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड करा है, और जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ही रहती है, प्राइमरी वाइंडिंग नहीं रहती है, और हर एक लिम्ब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और दोनों पार्ट जो है डिफरेंशियली वाउंडेड रहता है। डिफरेंशियली मतलब उसमें फ्लक्स ऐसा होगा जो डिफर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा।
Okay, so whenever there is a fault, that fault current will get passed through that differentially distributed zigzag transformer. That is sufficient, and that is used to reduce the fault current. Okay, that is used to reduce the fault current, and this is used wherever that what we can say, uh, neutral connection is not available, like in delta etc. Okay, फिर इसके बाद में क्या बोलेंगे, इट प्रोवाइड्स द इंसुलेशन. मेनली इसको यूज कहाँ किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स में. इट प्रोवाइड्स द इंसुलेशन या फिर सेपरेशन बिटवीन द ग्राउंड एंड द कंपोनेंट. जो कंपोनेंट है जिसके बीच में आपको, जिसको आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लाइक ट्रांसफॉर्मर, so that the system component may not be affected by the fault current. ये तो पॉइंट आप लिखोगे ही ना कि क्यों आप ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कि ये आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दैट सिस्टम, बिटवीन दैट कंपोनेंट एंड द ग्राउंड. ओके, और ये क्या रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द हार्मोनिक्स ऑफ द पावर सिस्टम. वही है, हार्मोनिक्स अगर आते हैं तो जिगजैग ट्रांसफार्मर उसको प्रोड्यूस करता है. फिर डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिगजैग ट्रांसफार्मर हैज नो सेकेंडरी वाइंडिंग, it has 3 limb transformer, each limb has got 2 identical winding, one set of winding is connected to the star to provide the neutral point, and the other end is connected to second set of winding as shown in the figure. The direction of current in the 2 windings on each limb are opposite to each other, है ना. अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द टोटल फ्लक्स इन ईच limb is negligibly small. इस वजह से ये ट्रांसफॉर्मर अलग से मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं देता. एंड अंडर फॉल्ट कंडीशन द इम्पिडेंस ऑफ द ग्राउंडिंग इज वेरी लो. ओके, हाँ, एक पॉइंट है, इन ऑर्डर टू लिमिट द फॉल्ट करंट ए रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द न्यूट्रल ग्राउंडिंग. इट इज डिजाइन फॉर अ design, it is designed for a short time kVA rating for carrying the rated current for a very short time of 10 seconds. यानी जो आपका it is designed for a short time kVA rating and designed for carrying the rated current. यानी जब भी फॉल्ट आएगा या रेटेड करंट इसमें से फ्लो होगा तो 10 सेकेंड्स तक ये बेयर कर सकता है फॉल्टी सिचुएशन. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. 10 सेकेंड्स टू 1 मिनट, पता आप इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप इसको लिखो 10 सेकेंड्स अप टू 1 मिनट. इतना ज्यादा उसको आप डिजाइन कर सकते हो, फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 1 मिनट. ओके, so this one is nothing but the zigzag transformer. Now do you have any doubt with this one about the zigzag transformer, any confusion with that one? क्लियर है आप लोगों को? और अगर जिगजैग ट्रांसफार्मर नहीं अवेलेबल है ना, अगर जिगजैग ट्रांसफार्मर नहीं अवेलेबल होता है ना, तो आप एक लाइन और मेंशन कर सकते हो कि इफ जिगजैग ट्रांसफार्मर इज नॉट अवेलेबल, ए स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड. उसके जगह पे क्या यूज करते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर also can be used, isn't it? So this one is the last portion which was left, and one more portion has been left, that is nothing but the problem of subsynchronous resonance. Subsynchronous resonance. Okay, ये जो प्रॉब्लम है सबसिंक्रोनस रेजोनेंस वाला, ये प्रॉब्लम हम लोगों को बस यहाँ इंट्रोड्यूस करा हुआ है. यानी हम लोग इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम लोगों को बस इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ रहता है, जबकि हायर लेवल स्टडीज पे इसी पे सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा काम होता है. सब सिंक्रोनस रेजोनेंस इज अ क्रिटिकल इश्यू इन अ पावर सिस्टम. ओके, सब सिंक्रोनस यानी क्या है, सिंक्रोनस रेजोनेंस कंडीशन यानी क्या है, आप लोग तो जानते ही हो ना रेजोनेंस. व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस, बताओ. इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है व्हाट इज अ रेजोनेंस, आप लोग बताओ मुझको क्या होता है रेजोनेंस. 3 मार्क्स का आता है आपको, सिंपल सिंपल उसका बस क्या होता है सब सिंक्रोनस रेजोनेंस ये लिखना पड़ेगा. हाँ, वेरी गुड. एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी. हाँ, सब सिंक्रोनस रेजोनेंस यानी रेजोनेंस कंडीशन क्या है, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है.
सो सब सिंक्रोनस रेजोनेंस यानी फिर उसी से हमको समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सडनली आता है, उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो एटलीस्ट आप रेजोनेंस मेंशन कर सकते हो। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही होगी जब रेजोनेंस क्रिएट होता है। ओके, तो रेजोनेंस मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया। रिएक्टेंस यानी इम्पिडेंस वैल्यू में से रिएक्टेंस वैल्यू 0 हो गई, मतलब बस रेजिस्टेंस रहेगा। और आप जानते हो ना, ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है ना। ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी है, ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी पे आपके पावर सिस्टम वर्क करती है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। और ऐसी जब फ्रीक्वेंसी आती है तो रेजोनेंस कंडीशन डेवलप होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? दैट इज नथिंग बट सब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सब सिंक्रोनस रेजोनेंस ऑकर्स एट सब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ओके, सो सब, और इसको बहुत कॉमनली एस एस आर करके लिखा जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, एस एस आर। अगर पावर सिस्टम के रिसर्चर्स या पावर सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों को एस एस आर बोला तो फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड इज नथिंग बट सम सिंक्रोनस रेजोनेंस। आप लोगों को इंटरव्यूज वगैरह में अगर पूछते हैं तो व्हाट इज एस एस आर करके अगर पूछा तो यू कैन मेंशन देयर इट एग्जिस्ट इन द पावर सिस्टम। और ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में तो रहेगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं रहता है, निग्लिजिबल रहता है, कम रहता है। इसलिए स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन सिस्टम में ये सिंक्रोनस रेजोनेंस रहेगा। ओके, और कहाँ पे आप नॉर्मली अगर यहाँ पे रहेगा, जहां कंपेंसेटेड लाइन रहेगी वहीं पे रहेगा ना, क्योंकि आपने जो कंपेंसेशन प्रोवाइड किया है तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों ही वहां पे रहेगा। कैपेसिटेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, तभी तो ऐसी कंडीशन आ सकती है ना कि जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी डेवलप हो गया। ओके, so it is a subsynchronous resonance is a condition that can exist in the power system, especially for long distance transmission system with a series compensated line. It can cause shaft fatigue, shaft fatigue and possible damage or failure of the generator which is involved. अगर वहां पे जनरेटर है, जो जिस जनरेटर का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मैच हो गया, इंडक्टेंस है इसलिए आपने वहां पे कंपेंसेशन के लिए कैपेसिटर्स लगाए। ओके, और अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो उस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटर जो है उसको न्यूट्रल ग्राउंडिंग के थ्रू रिएक्टेंस लगा के आपने कंपेंसेट किया, मतलब दोनों कंडीशन अलग अलग कंडीशन है। अगर मशीन से मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसको कंपेंसेट करने के लिए आप फैक्स डिवाइसेस डिवाइसेस या कैपेसिटर बैंक्स लगाते हो। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां पे ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस को आपको नलीफाई करना है तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड करके आप वहां पे इंडक्टर्स वगैरह लगाते हो। ये दोनों अलग सिचुएशन है, यानी कंपेंसेशन तो दोनों ही में प्रोवाइडेड है। ऐसी कंडीशन में कभी ऐसे फ्रीक्वेंसी पे पावर सिस्टम अगर वर्क हो गई, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क हुई कि जब दोनों एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया, तो तब क्या होता है? रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस कंडीशन जब होती है तो बहुत हैवी करंट फ्लो होने के वजह से, है ना, जनरेटर जो है दैट मे गेट डैमेज, isn't it? So that can be considered as nothing but dangerous one, ओके, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये। इसीलिए क्या बोले, इफ एक्सएल इज इक्वल टू, इफ एक्सएल इज if XL is the inductive reactance, now assume that if XL is the inductive reactance of the line and XC is the series reactance of the capacitors, sorry, reactance of the series capacitors, है ना, तो total reactance क्या हो जाएगा? Total reactance will be XL minus XC, okay, XL minus XC ऐसा total reactance रहेगा। अब the inductive reactance in the series with the capacitance of the series capacitors, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम वर्क करती है जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगी, तब क्या होता है? रेजोनेंस ऑकर होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहती है? एफ नॉट लिखते हैं,
और सबको आता है ये, है ना। व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी की जगह पे क्या लिखोगे, ट्वाइस पाई एफ जीरो, ट्वाइस पाई एफ जीरो। दैट एफ जीरो वैल्यू इज गिवन बाय व्हाट, याद है आप लोगों को, व्हाट इज, हाँ दैट इज अंडर रूट ऑफ एल सी ट्वाइस पाई पढ़ाना रे निनाद, अंडर, हाँ ट्वाइस पाई, वेरी गुड निनाद अनवय, वेरी गुड। दैट इज 1/, भूलना नहीं कभी भी, हाँ ट्वाइस पाई। सब लोग लिखो तो इसमें, आप सब लोग लिखो, ओके। मैं इतना ही प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों को, ये डिटेल्स में खुद से लिखना है, हर चीज में आपको नोट्स डिटेल्स में नहीं लिखवा के दूंगी। just 5 to 6 minutes are there to end up this particular class, okay। जल्दी इसको कवर करते हैं, लिखो। when xl is equal to xc in a power system at a at a sub harmonic frequency f0, सब लोग लिखो। इसको आप एक्सपांड करोगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, ओके। एट सब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी f0, the resonance occurs when xl is equal to xc, xl is equal to xc, और xl की वैल्यू क्या लिखोगे, ट्वाइस पाई f0 is equal, f0l is equal to 1/ट्वाइस पाई f0 c, okay। So f0 is nothing but that sub harmonic frequency, and that f0 is equal to what, 1/ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ lc, है ना। अब इसको xc, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ lc, ओके। अब हमको ये l और c को कन्वर्ट कर देना है xc और xl के टर्म्स में, तो कर सकते हैं क्या कन्वर्ट, यही फॉर्मूला जो है f0 का, इस फॉर्मूला को हमको कन्वर्ट करना है वापस से एक्सएल और एक्सी के टर्म्स में, पर हमको फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो कैसे करेंगे। नाउ जो अंडर रूट है, अंडर रूट में एक्सएल को चेंज करो, दैट एल इज इक्वल टू व्हाट, एक्सएल/ट्वाइस पाई एफ, ये लिखा है ना आपने, f0 इज इक्वल टू 1/ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एल सी लिखा आपने, एल एल इज इक्वल टू एक्सएल/ट्वाइस पाई एफ हो सकता है ना, एल इज इक्वल टू 1/ट्वाइस पाई एफ हो शकते की नाही निनाद, आहे का निनाद आहे, समीर आहे, अंकित आहे, चैताली आहे, हाँ देवयानी, कुणाल, ओके। तो क्या रहेगा, एल इज इक्वल टू एक्सएल/ट्वाइस पाई एफ। उसी तरह से निनाद, निनाद नको सांगू, कोण आहे गड्या, मनोज बोलतो का रे तू, मनोज, मनोज तसंच सी कसं लिहिशील, सी कसं लिहिशील,1/ओमेगा सी असतं ना, सी कसं लिहू आपण, हॅलो, एक्सेल आणि एक्सी लिहा, मग f0 इन टर्म्स ऑफ एफ अँड एक्सी एक्सेल सांगा मला काय व्हॅल्यू येते तर, कळलं का, नीलांशी,
हॅलो, एल ची व्हॅल्यू लिहायची आपल्याला. एल इज इक्वल टू व्हॉट? एक्सएल अपॉन ट्वाइस बाय एफ. सॉरी, एल इज इक्वल टू व्हॉट? एल इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन ट्वाइस बाय एफ. ओके, ये लिखा आपने. फिर जो सी है उसको ट्वाइस बाय एफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. सी जो है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. एफ 0 is equal to what? 1 upon 2 pi under root x l l upon 2 pi f, isn't it? नहीं, ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं. Okay, is it your equation? So what? F0 is equal to what? 1 upon 2 pi under root of xl upon 2 pi f into 2 pi f divide और multiply किया 2 pi f c को. So what is the resultant value? What is the resultant value? That will give you what? That will give you what? That will give you equal to f0 under root of xc upon xl is equal to what? हाँ, अन्वयने लिहिलं 1 upon 2 pi अंडर रूट ऑफ एक्सएल एक्सी कसं येईल रे? अपॉन मध्ये कुठे येईल? अच्छा, 1/2 कुठे येईल रे? 1/2 पण तर जाईल ना. क्या रहेगा? इसको सॉल्व करो. व्हाट यू विल गेट? 2 pi. What will be your remaining value? That will be just what? F under root of xc upon xl. आता है या नहीं? F are you getting this answer?
So this one is nothing but F0 value in terms of XL and XC, where XC upon XL is called as the degree of series compensation. Write down. Where XC upon XL is called degree of series compensation. और जनरली ये कितने में वेरी होता है? इट वेरीज बिटवीन 25 to 65%. 25 to 65%. Isn't it? Write down that XC upon XL is called as degree of series compensation, यानी कितने अमाउंट का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा हुआ है. ओके, कितने अमाउंट का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया हुआ है. जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो F0 बन जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, एंड दैट टाइम द subsynchronous resonance will occur. That time subsynchronous resonance will occur. इसलिए क्या होता है, here XC upon XL is a degree of compensation, series compensation, and it generally varies between 25 to 65%. ठीक है, अन्वय का यही आंसर आया. अब लिखो, जनरली कितना होगा? फ्रीक्वेंसी हमेशा हाइयर देन एफ होगा या लोअर देन एफ होगा? फिर F0 होगा. That F is lower than F0 or more than F0? Always lower, है ना? क्या क्या नाही ना रे निनाद? F0 will be lower than F ना? तेच म्हणतोय का काय म्हणतोय तू? F0 will always be lower than, yes, है ना? F0 is always lower than F, है ना? Why? Because that XC upon XL will be 25 to 65%, मतलब ये fractions में रहेगा. So F0 will always be less than F, and resonance will take place at, इसीलिए क्या बोला जाता है? That will take place at sub harmonic frequency. ठीक है? That phenomena is called as nothing but the subsynchronous resonance. Subsynchronous resonance. Okay? ठीक है, चलो, this much is हाँ. अब what are the methods? What are the methods of avoiding that subsynchronous resonance? You can write down that one. आप सीरीज कैपेसिटर्स अगर नहीं है कंपेंसेशन के लिए, मैंने आपको कहा था हमेशा ऐसा नहीं है कि रिएक्टिव कंपेंसेशन अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो काम हो जाता है. उसके ड्रॉबैक्स भी आते हैं. उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? SSR phenomena. Sometimes that SSR phenomena may occur, and at that time very high current will flow through the circuit, and that may damage the system also, है ना? अब इसलिए क्या होता है, आप ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसा कंट्रोलिंग करना पड़ेगा कि इट विल बाईपास द सीरीज कैपेसिटर्स. यानी सीरीज कैपेसिटर सर्किट में कब आएंगे? जब आप लोगों को रिएक्टिव, जब उसकी जरूरत पड़े. ओके, सो SSR कैन बी अवॉइडेड और कैन बी रिड्यूस्ड बाय बाईपासिंग द सीरीज कैपेसिटर्स, है ना? फिर उसके बाद में बहुत दूसरा और ऐसा है कि ऐसे रिलेज वहां पे कनेक्ट करो सिस्टम में, यानी ये कैपेसिटर्स लगाओ पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए, पर ऐसे सेंसिटिव रिलेज भी लगाओ कि आपके वो रिले ये सब हार्मोनिक करंट्स फ्लो हो रहे हैं सर्किट में उसको डिटेक्ट कर पाए. यानी जब भी ऐसी कंडीशन आए, सब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी लेवल पे करंट्स फ्लो होने लग गए, तो SSR होगा जरूर, और अगर होगा तो उसको वो पहले ही डिटेक्ट करके सर्किट को इंडिकेशन या फिर ऑपरेटर्स को इंडिकेशन प्रोवाइड कर दे सके, ताकि उस पर्टिकुलर जोन को रिमूव कर दे अप टू नॉर्मल सिचुएशन अपीयर. इजंट इट? सो दिस इज अ वे to solve down the subsynchronous resonance condition. ठीक है, चलो, with this we will end up over here. आज का लेक्चर अपन लोग यहाँ पे खत्म करते हैं. किसी को अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. आई एम अपलोडिंग दिस वन, PPT है, ये आपको शेयर करती हूँ, और जो भी सारे इस पर्टिकुलर 6 यूनिट के नोट्स हैं उसको भी आपको शेयर करवाती हूँ.
और फिर मंडे को छुट्टी अगर है, छुट्टी है ही जहां तक है, तो ट्यूसडे वी विल बी टेकिंग अप द क्लास टेस्ट ऑन दैट कंप्लीट 6th यूनिट. ओके. ओके, गुड डे.